आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों। इजराइल के खिलाफ दोहा में एकजुट हुए अरब देशों के इत्तेहाद से नेतन्याहू की हालत खराब। वक्फ करने के लिए 5 साल तक इस्लाम फॉलो करना जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अरकान की तादाद भी करे महदूद। अरशद मदनी ने वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया इस्तकबाल। वक्फ कानून के खिलाफ आगे कानूनी जंग जारी रखने की बात कही। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। सैयद कासिम रसूल बोले फैसला काफी हद तक मुतमईन करने वाला। संभल में एटीएस सेंटर के फैसले पर भड़के सपा एमपी जिया उर रहमान, कहा तालीम, सेहत और रोजगार के इदारे खोले जाएं। झारखंड में इरफान अंसारी ने ली बीजेपी की फिरकी, कहा देश में सबसे बड़ी आपदा है बीजेपी। पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया। सीएम नीतीश समेत बिहार के बड़े सियासी रहनुमा रहे मौजूद। बिहार एसआईआर पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कोई भी गड़बड़ मिली तो रद्द कर देंगे पूरा अमल। वोट चोरी के इल्जामों पर साबिक इलेक्शन कमिश्नर बोले ईसी राहुल गांधी पर चिल्लाने के बजाय जांच का हुक्म दे। टीन शेड में चल रहे स्कूलों पर हाईकोर्ट की फटकार, कांग्रेस ने दिल्ली सरकार को घेरा। भारत पाकिस्तान मैच पर रहा पहलगाम हमले का साया, खिलाड़ियों के न दिल मिले और न ही हाथ। यूएन अफसर ने 4 सेकंड में की पाकिस्तान की फजीहत, कहा पाकिस्तान एक और स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। कतर पर इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट की इक्वेशन पूरी तरह बदल गई है। अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाने के लिए एकजुट होने की तैयारी कर ली है। दरअसल कतर में इजरायली हमले के बाद दोहा में अरब देशों की बेहद खास मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की गई है। अरब देशों ने नाटो की तर्ज पर अरब की एक खास मिलिट्री फोर्स बनाने की आवाज उठाई है, ताकि इजराइल अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत ढाल जैसी फोर्स खड़ी की जा सके। खास बात यह है कि अरब देशों को भी अब समझ आने लगा है कि आज कतर को निशाना बनाया गया है, कल कोई दूसरा अरब मुल्क भी हो सकता है। खुद कतर के पीएम ने यह बयान दिया कि पूरी दुनिया की ताकतों को एकजुट होकर इजराइल को सख्त से सख्त सजा देनी होगी। कतर पर इजरायली हमले के बाद अरब देशों की एकजुटता इजराइल अमेरिका को बुरी तरह अकेला कर चुकी है। इसकी मिसाल यूएन जनरल असेंबली में देखने को मिली, जहां 142 देश फिलिस्तीन के हक में खड़े दिखाई दिए। 2 स्टेट सोल्यूशन को लेकर इजराइल के खिलाफ जाते हुए 142 देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने पर हामी भरी, जिसके बाद ये साबित हो गया कि इजराइल और अमेरिका की दादागिरी से हर कोई तंग आ चुका है। अब इसी सिमत में अरब देशों ने भी हिम्मत जुटाकर इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की ठानी है। कतर पर हमले के बाद अरब देशों ने भले ही इजराइल पर कोई जवाबी कार्रवाई ना की हो, लेकिन दुनिया भर से बढ़ते प्रेशर और अपनी साख की खातिर अब दोहा में अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए खास मीटिंग बुलाई है। बीबीसी न्यूज के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते दोहा में हमास के रहनुमाओं पर इजराइल के हवाई हमलों के जवाब में कतर में अरब और इस्लामी देशों का एक हंगामी इजलास मुनक्किद हो रहा है। इससे पहले कल दोहा में अरब ममालिक के वज़राए खारजा की मीटिंग हुई थी, जहाँ इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाने का मुतालिबा किया गया। अब अरब ममालिक के लीडरान का बड़ा इजलास मुनक्किद हो रहा है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के पास पहुंचे एक ड्राफ्ट में इजराइल के कत्लेआम और भुखमरी समेत दुश्मनाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की गई है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि इजराइल की ये पॉलिसीज अमन के तमाम इम्कानात को खतरे में डाल रही है। अरब देशों की इस मीटिंग के कई मतलब निकल के आ रहे हैं। मीटिंग के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी ये साफ नहीं है, लेकिन इजिप्ट की जानिब से एक नाटो स्टाइल मिलिट्री फोर्स बनाने की तजवीज टेबल पर रखी गई है। द नेशनल न्यूज के मुताबिक अरब ममालिक अरब लीग के मेंबर्स के जरिए पेश किए गए हथियारों से लैस जॉइंट मिलिट्री फोर्स कायम करने के इजिप्ट के ड्राफ्ट पर गौर कर रहे हैं। ये आइडिया पहली बार 2015 में पेश किया गया था, जिसे अब कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल के हमले के जवाब में दोबारा जिंदा किया जा रहा है। ये भी समझा जाता है कि इजिप्ट अब काहिरा में इस फौज का हेडक्वार्टर बनाने पर जोर डाल रहा है। अगर बात यहाँ तक आ गई है कि नाटो स्टाइल मिलिट्री फोर्स बनाने की तैयारी हो रही है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि अरब देश अब इजराइल अमेरिका के साए से हटकर अपनी अरब पहचान पर एक होना चाहते हैं, जहाँ वो खुद
मुख्तारी के साथ अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ सके, क्योंकि कहीं न कहीं अरब देशों को कतर पर हमले के बाद एहसास हो गया है कि इजराइल अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खुद इजरायली मीडिया ने ये बात मानी है कि अमेरिका दोगली पॉलिसी के चलते अरब देशों को धोखा दे रहा है। अल मयादीन के मुताबिक इजरायली पॉलिटिकल एनालिस्ट एडी कोहेन ने कहा कि अमेरिका ने कतर के साथ दगा की है और ये भी कहा कि उसने हमास लीडरशिप के कत्ल की कोशिश में दोहा पर हमला करने के लिए इजराइल को हरी झंडी दी। इजरायली चैनल i24 न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में कोहेन ने इस बात पर जोर दिया कि इस हमले में वॉशिंगटन की मिलीभगत थी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंगबंदी बातचीत पर मीडिया पोस्ट के जरिए कतरियों को एक्सप्लॉइट किया और उन्हें दगा दी। उन्होंने आगे कहा, ट्रंप ने खलीजी देशों को दगा दी और उनका पैसा ले लिया। यही बात शायद कतर को भी समझ आ गई है कि ट्रंप ने उसके साथ धोखा किया है। यही वजह है कि अब कतर ने भी खुलकर इजराइल के खिलाफ बयान दिया है। अरब न्यूज के मुताबिक कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी ने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो दोहरे रवैये अपनाना बंद करें और इजराइल को उसके जुल्मों के लिए सजा दें। कतर के जरिए मुनक्किद अरब और इस्लामी लीडरान के हंगामी इजलास की तैयारी की मीटिंग में बोलते हुए अलसानी ने कहा कि समय आ गया है कि इजराइल को उसके जरिए किए गए सभी जुल्मों के लिए सजा दी जाए और इजराइल को ये जानने की जरूरत है कि हमारे भाई फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ चल रही जंग को रोकने के लिए अरब देश अब एक हो रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ओहदे के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो न्यूयॉर्क के पुलिस डिपार्टमेंट को हुक्म देंगे कि अगर इजरायली पीएम कभी न्यूयॉर्क आए तो बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लिया जाए। शहर के मेयर ओहदे के उम्मीदवार ममदानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो न्यूयॉर्क के पुलिस डिपार्टमेंट को हुक्म देंगे कि अगर इजरायली पीएम कभी न्यूयॉर्क आए तो बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लिया जाए। 4 नवंबर के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ममदानी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है जो गजा में इजरायली फौजी ऑपरेशन के जरिए नस्लकुशी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए दी गई। उन्होंने कहा कि वो नवंबर 2024 में नेतन्याहू को मुबैयाना गजा के जंगी जराइम के लिए गिरफ्तारी के लिए जारी किए गए बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के गिरफ्तारी वारंट का एहतराम करेंगे और अगर इजरायली लीडर कभी न्यूयॉर्क में कदम रखते हैं और ममदानी मेयर हैं तो उन्हें हवाई अड्डे पर ही हिरासत में ले लिया जाएगा। वक्फ एक्ट 2025 के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कुछ प्रोविजन पर रोक लगा दी है। CJI-BR गवई की बेंच ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर 5 दरख्वास्तों पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 के उस आर्टिकल पर रोक लगा दी है जिसके तहत वक्फ के लिए किसी शख्स को 5 साल तक इस्लाम का पैरोकार होना जरूरी था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अरकान की तादाद को भी महदूद कर 3 कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस उबूरी फैसले पर कांग्रेस पार्लियामेंट मेंबर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की रूह पर रोक लगाई है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, मैं इसको बड़ी जीत के तौर पर देखता हूं। सरकार की मंशा जो थी उसमें कुछ तरमीमात ऐसी थी जिससे वक्फ की जमीन लूट मार का हिस्सा बन जाती, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून पर फैसला सुना दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद के सदर अरशद मदनी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को खत्म करके मुकम्मल इंसाफ देने का मुतालबा किया है। वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद मुसलमानों में जश्न का माहौल है। मुस्लिम रहनुमा, उलमा इकराम, मुस्लिम तंजीमें और आवाम इस फैसले को ईद की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया है। साथ ही उन्होंने इस कानून के खिलाफ आगे कानूनी जंग जारी रखने की बात कही है। मौलाना अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर सुप्रीम कोर्ट के वक्फ तरमीमी कानून पर दिए गए फैसले का इस्तकबाल किया और इसे मुसलमानों के लिए राहत करार दिया। उन्होंने लिखा कि वक्फ तरमीमी कानून की 3 मुतनाज़ा दफ़ाओं पर मिली उबूरी राहत का जमीयत उलमा हिंद इस्तकबाल करती है। अरशद मदनी ने इस कानून को भारत के आईनी निज़ाम पर सीधा हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत का आईनी निज़ाम शहरियों और अक़लियतों को न सिर्फ बराबरी के हक देता है बल्कि उन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी भी अता करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ तरमीमी कानून पर अहम फैसला सुनाते हुए कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले पर अब अलग अलग रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर सैयद कासिम रसूल इलियास का कहना है कि फैसला काफी हद तक मुतमईन करने वाला है। सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, काफी हद तक हमारी बात मान ली गई है। वक्फ बाय यूजर वाली बात मान ली गई है। इसके अलावा महफूज शुमारों पर हमारी बात भी मानी गई है कि कोई तीसरा फरीक दावा नहीं करेगा। जो 5 साल का कायदा लगाया गया था उसे हटा दिया गया है।
मैं कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर हमारी कई बातें मान ली गई हैं और हमें लगता है कि फैसला काफी हद तक मुतमईन करने वाला है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, ये वाकई एक अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की साजिश और इरादों पर लगाम लगाई है। जमीन वक्फ करने वाले लोग डर रहे थे कि हुकूमत उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करेगी। ये उनके लिए राहत की बात है। हुकूमत कैसे तय करेगी कि कौन 5 साल से मुसलमान है? ये तो ईमान और अकीदे का मामला है। संभल में लगातार दहशतगर्दी कनेक्शन के इल्जामात के बीच यूपी हुकूमत के एटीएस सेंटर बनाने के फैसले पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भड़क उठे। उन्होंने कहा कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं बल्कि मुल्क के वफादार शहरी हैं। उन्होंने मांग की कि एटीएस सेंटर की बजाय तालीम, सेहत और रोजगार के इदारे कायम किए जाएं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लगातार दहशतगर्दी कनेक्शन सामने आने के बाद हुकूमत द्वारा एटीएस सेंटर कायम करने के फैसले पर सपा एमपी जियाउर रहमान बर्क ने सख्त एहतजाज जताया है। बर्क ने कहा कि न सिर्फ संभल बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते। जो लोग दहशतगर्दी की राह इख्तियार करते हैं वो मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं है। मुस्लिम समाज मुल्क के लिए वफादार है और आज भी कौमी मफाद में कुर्बानियां दे रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत जानबूझकर मुस्लिम समाज को निशाना बना रही है और पूरी कौम को बदनाम करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमान जहां भी रहते हैं वफादारी से रहते हैं, गद्दारी नहीं करते। उन्होंने मांग की कि एटीएस सेंटर की बजाय संभल में तालीम के लिए यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और रोजगार के लिए इंडस्ट्री इरादे कायम किए जाएं। झारखंड के लोहरदगा जिले में मोमिन बिरादरी के जरिए एक रोजा इजलास का इनकाद न्यू नगर भवन में किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के वजीर सेहत डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। प्रोग्राम के दौरान इरफान अंसारी और धीरज प्रसाद साहू ने स्पीच दी। झारखंड के लोहरदगा जिले में मोमिन बरादरी के जरिए एक रोजा इजलास का इनकाद न्यू नगर भवन में किया गया। इस प्रोग्राम में झारखंड के वजीर सेहत डॉक्टर इरफान अंसारी और साबिक एमपी धीरज प्रसाद साहू मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में वजीर सेहत इरफान अंसारी ने कहा कि वक्त के साथ सभी जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब उन्हें धमकी देने वाले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं। दरअसल उन्हें हाल ही में फोन पर एक नामालूम शख्स ने जान से मारने की धमकी दी थी। इस मौके पर डॉक्टर इरफान अंसारी बीजेपी पर जुबानी हमला बोलने से नहीं चूके। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश में सबसे बड़ी आपदा बीजेपी है। उनके इस बयान से मंच पर मौजूद लोग हंसते हुए उनका साथ देते नजर आए। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर से मुतनाजा बयान देते हुए हिंदुओं को मुस्लिम बिरादरी का डर दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू ख्वातीन ने ज्यादा बच्चे पैदा नहीं किए तो एक दिन मुस्लिम बिरादरी के लोग हिंदू बहन बेटियों की असमत दरी करेंगे और बाजार में बेच देंगे। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने मुसलमानों को बदनाम करने वाले बयान दिए। उन्होंने हिंदू बरादरी में मुसलमानों के लिए खौफ पैदा करते हुए कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करो वरना एक दिन मुस्लिम बिरादरी के लोग आपको मारकर आपके घरों पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम बिरादरी के लोग हिंदू बहन बेटियों को मंडियों में बेचेंगे और रेप करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम बिरादरी के लोग हिंदू बहन बेटियों को रखेल बनाकर रखेंगे। यति नरसिंहानंद के इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। मुसलमानों का कहना है कि नरसिंहानंद मुस्लिम बिरादरी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों को असमत दरी करने वाला बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया दौरे पर हैं। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का इफ्तिताह करने के साथ 6,580 करोड़ की रेलवे मंसूबों पर और 45,000 करोड़ की मकामी स्कीमों की बुनियाद रखी और इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने जोगबनी पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी आज बिहार के पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काटकर पूर्णिया एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही उन्होंने 6,580 करोड़ की अहम रेलवे मंसूबों और 45,000 करोड़ की मुख्तलिफ मकामी स्कीमों की बुनियाद रखी और इफ्तिताह किया। इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और वजीर आला नीतीश कुमार समेत कई मरकजी वुज़रा और एनडीए के रहनुमा मौजूद रहे। गौरतलब है कि 3 हफ्तों के अंदर वजीर आजम दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। इस दौरान पीएम ने बिहार को कई रेलवे लाइनों, ट्रेन सर्विसेज, नेशनल मखाना बोर्ड और आवास स्कीमों की सौगात दी। बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 में
ये सब एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में अगर इंतखाबी कमीशन ने कोई गैर कानूनी अमल अपनाया तो पूरी ट्रांसफर मुहिम रद्द की जा सकती है। अदालत ने साफ कहा कि ये फैसला सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मुल्क में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर बिहार में चल रहे एसआईआर के दौरान इंतखाबी कमीशन की जानिब से किसी भी तरह का गैर कानूनी अमल किया गया तो पूरी ट्रांसफर मुहिम रद्द हो सकती है। अदालत ने यह वाज़ेह किया कि ये फैसला सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे मुल्क में जारी सभी एसआईआर कोशिशों पर लागू होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो मानकर चलती है कि इलेक्शन कमीशन एक दस्तूरी इदारा है और कानून और जवाबित का पूरी तरह से पासदार है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई और अंतिम बहस के लिए 7 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले पीर को हुक्म दिया था बिहार में जारी वोटर लिस्ट ट्रांसफर अमल के दौरान आधार कार्ड को भी 12वें कानूनी दस्तावेज के तौर पर कबूल किया जाए। वोट चोरी के इल्जामों पर साबिक इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को राहुल गांधी पर चिल्लाने की बजाय जांच का हुक्म देना चाहिए। साबिक इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तरीके को लेकर भारतीय इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वोट चोरी के इल्जामात को मुस्तरद करने पर साबिक इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इतवार को कहा कि इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के इल्जामात की तहकीकात का हुक्म देना चाहिए बजाय इसके कि उनके लिए काबिले एतराज जिल्लत अमेज जबान इस्तेमाल करे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बदहाल हालत पर दिल्ली हाईकोर्ट की चिंता ने शिक्षा विभाग के दावों की पोल खोल दी है। अदालत ने टीन शेड में बच्चों को पढ़ाए जाने को इंसानियत के खिलाफ करार दिया है। अब इस पर कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार को घेरा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने हुकूमत की कारकर्दगी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि तालीम वजीर सिर्फ विदेशी दौरे और स्मार्ट क्लासरूम के वादों तक महदूद है, जबकि जमीनी हकीकत शर्मनाक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की बदहाली पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जब बच्चों के पास पढ़ाई के लिए बुनियादी ढांचा ही नहीं है तो प्राइवेट स्कूलों से मुकाबले की बातें बेमानी है। अदालत ने हुक्म दिया कि टीन शेड में चल रही कक्षाओं को जल्द से जल्द पुख्ता इमारतों में शिफ्ट किया जाए। देवेंद्र यादव ने कहा, अशोकनगर, जीनत महल, कमला मार्केट, मयूर विहार और भाटी जैसे इलाकों में टीन शेड वाले स्कूलों में न वेंटिलेशन है, न इंसुलेशन और न ही टेम्परेचर कंट्रोल। शदीद गर्मी और उमस में बच्चे मजबूरी में बैठते हैं। उन्होंने आगे कहा, 2025 में भी हुकूमत बच्चों को दीवारों, डेस्क और ब्लैक बोर्ड तक से महरूम रख रही है। यहाँ बच्चों की हिफाजत और तालीम खुदा के भरोसे है। भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के क्रिकेटर कल जब मैदान पर आमने सामने थे तो ना उनके दिल मिले और ना ही खेल की रिवायतों को कायम रखने के लिए उन्होंने हाथ मिलाया। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। उसके बाद ये पहला मौका था जब दोनों मुल्कों की क्रिकेट टीमें आमने सामने थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद पहलगाम हमले का जिक्र भी किया और जीत को भारतीय फौज के नाम किया। उन्होंने कहा, मैं थोड़ा वक्त लेना चाहता हूं। हम पहलगाम हमले के मुतासिरों के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ हैं। हम इस जीत को हमारी फौज के नाम करते हैं, वो हमारे हौसला अफजाई करते रहेंगे। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान इंटरव्यू भी नहीं दिया। इससे पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय पारी के 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर जीत का छक्का लगाया तो वो क्रीज पर मौजूद शिवम दुबे के साथ सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर आगे बढ़ गए। पाकिस्तान आए दिन भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की साजिश करता रहता है और वो कई बार बेनकाब भी हो चुका है, लेकिन पाक फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान को हाल ही में एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। दरअसल यूएन की बैठक में इजराइल के हालिया हमलों की चर्चा हो रही थी। इस दौरान कतर में इजराइल के हमास लीडरान पर अटैक का मुद्दा भी उठ गया। ईरान, लीबिया और अल्जीरिया जैसे मुल्कों ने इजराइल की मजम्मत की। इस दौरान हिलेल न्यूअर ने कतर पर दहशतगर्दों की हिमायत करने का इल्जाम लगाया। हिलेल की स्पीच के दौरान पाकिस्तान की ओर से टोक दिया गया। पाक के एतराज के बाद हिलेल कुछ सेकंड रुके, लेकिन उनका वक्त पूरा होने वाला था। फिर भी बोलने का मौका दिया गया। हिलेल को जब दोबारा बोलने का मौका दिया गया तो उनके पास महज 4 सेकंड का वक्त बचा था। उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान की बेइज्जती करते हुए कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, पाकिस्तान एक और स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।